हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। आज का सेशन जो है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो है। एसपीडी एसपीडी जो समान अध्ययन है उसका उसका इसमें जो है इतिहास का आज ये सेशन है। इतिहास में आप सभी का आज देखना है कि प्राचीन इतिहास से आज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। उसके बाद आगे चलते चलते देखते हैं कहाँ तक आज पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं एसपीडी के वन लाइनर क्वेश्चन। ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो इतिहास के इस चैप्टर में से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं, किसी भी एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या तो किसी भी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें आप सभी को ये इस चैप्टर से देखने के लिए सवाल मिलता है। तो आप दरोगा हो, अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है। तो आप सब दिल थाम के बैठे रहिएगा और अवश्य एक बार इस स्लाइड को देखकर जाइए। एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलते हैं। कहता है इतिहास का पिता कौन है। पहले इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ये सब एग्जाम की दृष्टि से ये सब नहीं पूछता है, तो सिर्फ यही पूछता है इतिहास क्या है। तो इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है इतिहास का पिता। हेरोडोटस हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए और कृषि का आविष्कार कब हुआ था? किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। पहिए और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा हेमोसोपियंस यानी कि मनुष्य का एक नाम है। मनुष्य का क्या है? मनुष्य का नाम है हेमोसोपियंस है। ज्ञानी मानव क्या है? ज्ञानी मानव मनुष्य का नाम है, यानी कि ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में? ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। और अगर पूछ लिया जाए पहिया और कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहिया और कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? और होमोसेपियंस यानी कि मनुष्य और आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है और पूरा पाषाण काल में मनुष्य का आविष्कार, मतलब मनुष्य ज्ञानी हो गया था और मनुष्य का नाम हेमोसोपियंस पड़ा था। और बोलता है पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। किस काल में? दरअसल पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बांटा गया है। और भीमबेटका है क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गुफा शैली चित्रों हेतु, यानी कि गुफा शैली चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैली चित्र के लिए। पूछता है भीमबेटका कहाँ है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। रायसेन जिला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि रायसेन जिला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन है? सबसे प्राचीन, विश्व का प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन है? तो बोगाज कोई अभिलेख, यानी कि एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ है? एशिया माइनर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, क्या सीखा था? आदि मानव यानी कि प्राचीन काल में जो मानव था उसने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग लगाना। क्या सीखा था? आग लगाना। सबसे पहले प्राचीन मानव ने आग लगाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मतलब मानव ने सर्वप्रथम अगर किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। उसके बाद है, मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, यानी कि अगर मनुष्य रहन सहन की दशा सीख लिया था तो उसके बाद पालतू किसे बनाया? यानी कि पालतू यानी कि पालने के लिए अगर किसी जीव को पालना चाहा तो किसे पाला? तो कुत्ता को। किसको? कुत्ता। जैसे कि आप देखते हैं कि आप सभी के गांव में या शहर में सबसे वफादार कौन सा जीव होता है? कुत्ता। अगर कुत्ता आपके सामने खाने के लिए कोई भी वस्तु रखा है, बिना आदेश का वो नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? कुत्तों को। उसका सिंधु सभ्यता का काल था, यानी कि अब हम आगाज कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। हम चल रहे हैं कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, यानी कि किसी पुस्तक में 2300 से 1700
2300 से 1900, किसी में 2600 भी दिया रहता है, लेकिन सर्वमान्य ये है, ये बहुत सारे पुस्तक में दिया हुआ है, किसी में 2400 से 1750 दिया होता है, लेकिन ये जो सामान्य ज्ञान रेलवे में दिया गया है तो 2500 से 1750 बीसी, यानी कि बीसी इसका अर्थ होता है ईसा पूर्व, यानी कि बीसी अगर इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसी। अगर एडी लिखा मिल जाए यानी कि ईसवी के बाद के काल, यानी कि ईसा के जन्म के बाद के काल को हम इस ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा के जन्म के पहले के काल को ईसवी कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा के जन्म के बाद के काल को क्या कहते हैं, एडी, यानी कि ईसवी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडी, इसे बीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीसी। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, यानी कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी या पूर्ण तरह मतलब आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, या कैसी सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। हम बता देना चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो था यह एक बहुत ही संस्कृति सभ्यता थी। यह इस सभ्यता के कालक्रम में बहुत ही शहर थे, और इस सभ्यता में कई व्यापारिक स्थल भी थे, यानी कि व्यापार के आन जान के लिए नाविक और वहां पर इक्का गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। यह बहुत ही फूली फली सभ्यता थी, बहुत ही अच्छा सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए, नगर नियोजन के लिए। नगर यहाँ मतलब कि जब इसे देखा गया, खुदवाया गया, तो देखा गया कि यहाँ पर एक सुव्यवस्थित ढंग से नगर मिला, और यहाँ पर कई प्रकार के शहर के मतलब देखने को मिला मतलब हम सबको। और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, किस प्रकार की लिपि थी, भाव चित्रात्मक या गौमूत्राकार लिपि थी। यहाँ पर लिपि कैसी थी, गौमूत्राकार, ऐसी प्रकार की लिपि थी, देखने को मिला। उसके बाद इसे पढ़ा नहीं गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसे इसीलिए बोलते हैं इसे भव्य चित्रात्मक लिपि। किस प्रकार की लिपि थी, भव्य चित्रात्मक लिपि, इसे कोई पढ़ नहीं सके अभी तक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था। अगर वहां पर लोग रह रहे थे तो किस प्रकार के व्यवसाय, किस पर आधारित वहां की सभ्यता थी, और वहां कैसे लोग रहते थे, अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते थे, जीवन यापन के लिए क्या काम करते थे, यानी कि जीवन यापन के लिए लोग वहां क्या करते थे, कृषि करते थे, क्या करते थे, कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ, यानी कि अगर वहां लोग रह रहे हैं तो वहां पर तो फसल होगा, कृषि होगा, और वहां पर किस प्रकार की गांव थी, घर थी, किस प्रकार के वहां व्यवस्था थे, वहां पर अगर किसी को सिक्का दे रहा है तो वहां पढ़ने लिखने की शैली क्या थी, यानी कि वहां की लिपि जो थी भव्य चित्रात्मक लिपि थी। नगर जो वहां का जो सिंधु सभ्यता की पद्धति जो थी नगर नियोजित थी। किस प्रकार की ये सभ्यता कैसी थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। उसके बाद है वहां पर जो फसल था कैसा था, जौ और गेहूं। वहां की व्यवस्था क्या थी, कृषि पर आधारित थी। वहां के लोग जो काम करते थे यानी कि खेती करते थे, उसका जीवन यापन खेती से ही चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती आरंभ की गई थी कहां पर, सिंधु वासियों ने। सबसे पहले जो कपास की खेती किया था सैंधव वासियों ने। किस वासियों ने, सैंधव वासी, यानी कि सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी सभ्यता एक ही सभ्यता का नाम है। ये इसलिए नाम अलग अलग पड़ा क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतम सभ्यता जो मिला है सिंधु नदी के किनारे मिला है। किस नदी के किनारे, अधिकतम जो सभ्यता देखने को हमें मिला है सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता जिसे बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता, उसमें जब खुदाई हो रहा था, खुदाई के दौरान जो मिला हमको, सबसे पहले जो सभ्यता मिला खुदाई के दौरान, हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल और पश्चिमी पुरा स्थल है कौन सा, क्रमशः आलमगीरपुर। कौन है, आलमगीरपुर। देखिए पूर्वी स्थल था, वैसे तो माना जाता है त्रिभुजाकार, इसकी आकृति कैसा माना जाता है, त्रिभुजाकार। जो पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, यहाँ था आलमगीरपुर, कहाँ था, आलमगीरपुर। ये दरअसल मेरठ और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेरठ और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी क्या है, पश्चिमी, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी है सुत्का गेंडोर, यानी कि बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन है, उत्तर में मंडा। दरअसल में ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, यानी कि
कहाँ? अखनूर और जम्मू कश्मीर। कहाँ? अखनूर जम्मू कश्मीर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायमाबाद। क्या है? नेक्स्ट है दायमाबाद, यानी कि उत्तर में कौन है? मांडा, यानी कि जम्मू कश्मीर, अखनूर जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में अहमदनगर में है। कहाँ है? आलमगीरपुर स्थित है। कहाँ? हिंडन नदी के किनारे। ये जो आलमगीरपुर स्थित है, कहाँ है स्थित? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? हिंडन नदी पर। कहाँ है? मांडा चिनाब नदी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। अभी हम आपको ऊपर में बताए हैं नगर नियोजित थी। यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगर नियोजित सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता? नगर नियोजित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो था त्रिभुजाकार, इसकी आकृति देखने को मिलता है। तो किस प्रकार की आकृति थी? इनकी आकृति त्रिभुजाकार थी। सिंधु का सभ्यता का मुख्य बंदरगाह, यानी कि आन जान के लिए यहाँ पर इस बंदरगाह से पता चलता है कि अगर किसी भी सामान का व्यापार जब किया जाता था तो वहां हम नाविकों का उपयोग क्या करते थे। वहां के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इस लोथल बंदरगाह से पता चलता है कि वहां के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आन जान या किसी भी व्यापार के लिए यानी कि नाविकों का उपयोग करते थे। यानी कि वहां का बंदरगाह जो था क्या था? लोथल था। नेक्स्ट है लोथल स्थित है, यानी कि अब पूछ दिया लोथल कहाँ स्थित है। दरअसल लोथल गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल का क्या है? वृहद मतलब बड़ा स्थल। भारत में यानी कि मोहनजोदड़ो का जो बड़ा स्थल खोजा गया है, तो कहाँ खोजा गया है? मोहनजोदड़ो का बड़ा स्थल जो खोजा गया है भारत में जो है वो है राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा, यानी कि हिसार जिले के मतलब हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? हरियाणा के हिसार जिले में और घग्गर नदी के तट पर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुवासी पूजा करते थे, यानी कि वहां अगर लोग बसा है तो वहां पर पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति। और वहां पर पूजा करती थी प्रकृति देवता की। किसकी? प्रकृति देवता का पूजा होता था। और नेक्स्ट है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैनसन ने। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किस सदी में दिया? तो कब दिया था? किस ईस्वी में दिया? सॉरी, सदी नहीं, किस ईस्वी में दिया? तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा स्थित है। अभी आपको बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, तो वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा की खोज। अब तो हम आते हैं खोज की ओर। हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पाई समाज थी कैसी समाज थी? मात्रात्मक। कौन सी? मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज थी। हड़प्पाई समाज थी कैसी? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है स्वात्विक चिन्ह। स्वात्विक चिन्ह कैसा होता है? आप सबको एक बार बता देते हैं। स्वात्विक चिन्ह इस प्रकार, आप सभी ने देखे होंगे, इस प्रकार होता है स्वात्विक चिन्ह। ठीक है, स्वात्विक चिन्ह इस प्रकार होता है। यह चिन्ह कहाँ का है? यह चिन्ह देन है किसका? हड़प्पा स्थल का। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता का देन है। यह चिन्ह कहाँ किसका देन है? हड़प्पा स्थल का। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा निवासी रुचि रखते थे, यानी कि वहां के जो निवासी थे खेल के लिए किस प्रकार का, मतलब किसका उपयोग करता था? शतरंज। किसका उपयोग करता था? शतरंज। धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा स्थित है कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिला में। आप सभी से क्वेश्चन है कि आप सब बताइए कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा, लोथल कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है R37 कब्रिस्तान मिला है, कहां से मिला है? R37 कब्रिस्तान जो मिला है कहां से? नेक्स्ट इसके मतलब इसका आंसर जो है हड़प्पा से। कहां से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी कि किसका जानकार नहीं थे? हड़प्पा के लोग जो जानकार नहीं थे,
किसका? लोहे से जानकार नहीं थे, लोहे के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। किसको? हड़प्पा के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग था। हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उस पर किस प्रकार का रंग लगाया जाता था? तो लाल रंग का। मिट्टी का बर्तन जो मिला है किस प्रकार का रंग था? उस पे लाल रंग का। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। इसी ने कहा था, इसी के आदेश पर हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराओ। क्या कहते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब क्वेश्चन है, अब साक्ष्य को भी देखा जाए तो साक्ष्य क्या है? अगर वहां किसी प्रकार का खेती होता था तो साक्ष्य भी होगा। खेती जो अगर था तो साक्ष्य भी होगा, किस प्रकार की खेती था। चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल और रंगपुर। लोथल एवं रंगपुर से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। पूछ लिया जाए चावल की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो वो भी कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल और कहां से? लोथल और रंगपुर से। और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं कहां से? लोथल से। कहां से? लोथल से और कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं, यानी कि घोड़े के हड्डी का साक्ष्य कहां से मिला है? सुरकोटदा। कहां से? सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? मोहनजोदड़ो। आप सभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा शहर भी कहा जाता था। यहाँ है सबसे बड़ा इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? आप सभी कमेंट में लिखिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? मोहनजोदड़ो की खोज तो 1922 में हुआ था। किसने किया है? आप सब कमेंट में लिखिए। सबसे प्राप्त, यानी कि अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी इमारत जो था अन्नागार, यह जो था यह एक कमरा था। यहाँ पर इस कमरा में हवा जाने के लिए एक खिड़की भी छोड़ा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज आप सभी को जो बोला था क्वेश्चन नेक्स्ट आ ही गया है। इस मतलब मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब वो बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की कांस्य मूर्ति मिली है, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो एक नौचती हुई नचनिया का मूर्ति मिला है तो कहां से मिला है? मतलब कांस्य मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है मतलब मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? आप सभी को बताना है कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप सभी कमेंट में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। कौन सा स्मारक मोहनजोदड़ो से प्राप्त है? तो बृहद स्नानागार। आप सभी बताइए कि अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जो इराक है, यानी कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसका अभी जो वर्तमान में नाम है उसका इराक है, का अर्थ क्या होता है? यानी कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? आप सभी को बताना है। जो है दो नदियों की बीच की भूमि। मतलब मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है उसका होता है दो नदी के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल था, यानी कि वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। अब यहाँ से हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से एसपीडी के माध्यम से हमने खत्म किए हैं। अब यहाँ से वैदिक सभ्यता चलते हैं।
हम पहले बता दें कि वैदिक सभ्यता जो हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो सभ्यता आरंभ हुई, वैदिक काल यानी कि सिंधु काल के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद जो कालक्रम आया वैदिक काल, क्या था? वैदिक काल। चलते हैं तो इसमें वैदिक काल, वैदिक जो सभ्यता का कालक्रम था 1500 से 600 ईस्वी, सॉरी बीसी माना जाता है। यानी कि वैदिक काल को दो भाग में हम मतलब पढ़ते हैं, यहाँ जो नहीं दिया है, लेकिन वैदिक काल को दो भाग में हम सभी पढ़ते हैं, जो कि है 1500 से 1000, उसके बाद है 1000 से फिर 600 बीसी। वैदिक सभ्यता का निर्माण और संस्थापक आर्यों को माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। यह मध्य एशिया से आर्य आए थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से है। आर्य की जानकारी मिलती है किसमें? ऋग्वेद से। आर्य की जो जानकारी मिलती है, आर्य कहां से आए थे, आर्य क्या थे, आर्य की जानकारी जो मिलते हैं, संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? यानी कि आजीवन भर अविवाहित यानी कि कुमारी जो आजीवन भर जो कुमारी रह जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो अमाजु, अविवाहित महिला, आजीवन भर। आर्य भारत आए थे, यानी कि आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 बीसी, यानी कि ईस्वी पूर्व से पहले, 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आए थे। तो सबसे पहले कहां आए थे? तो भारत में आर्य कहां बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भारत में जो आर्य आए थे तो सबसे पहले कहां बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। कहां बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आप सभी से अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो लिखना है आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्य कहां से आए थे? तो मध्य एशिया, मतलब आर्य का मूल निवास स्थान जो था मध्य एशिया में इसका मूल निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर आर्य यहाँ आए तो उसने कैसे यहाँ पर रहन सहन आरंभ किया, किस प्रकार यहाँ अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो आर्य का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन और कृषि। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों की भाषा और पेयजल, यानी कि पीने के लिए जो वह उपयोग करते थे तो किसका, और बोलने के लिए जो भाषा उपयोग करते थे किस प्रकार की? मतलब बोलने के लिए जो भाषा था वह संस्कृत था। उसके बाद उसका जो पेय पदार्थ था वो सोम रस था, सोम रस। आर्यों के प्रिय पशु और देवता कौन था? यानी कि वो जो आवागमन की सुविधा थी उसके लिए, तो वह किस प्रकार की सुविधा थी? तो वो था पशुओं के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और वो जो पूजा करते थे तो इंद्र देवता का पूजा करते थे। आप सभी भी पूजा पाठ करते होंगे। आर्य का समाज कैसा था? हम सभी ने, अगर आप सभी ने पढ़ते हुए मेरे साथ अगर सेशन को पूरी तरह से पढ़े हैं तो आप सभी बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? कमेंट में अवश्य लिखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज जो था पितृसत्तात्मक, क्वेश्चन क्या था? पितृ प्रधान, क्या था? पितृ प्रधान था, यानी कि वेद और, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है? यानी कि वेद जो था उस समय, वेद अभी भी 4 है, वेदांगों की संख्या अभी भी 6 है। सबसे प्राचीन वेद क्या था? यहाँ पर अब वेद और वेदांग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। और सूक्ति की संख्या जो है 1028। आप सभी को सूक्ति की संख्या जो देखने को मिलेगा 1028 मिलेगा। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद का जो संकलन करता था कौन था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहलाए, यानी कि ऋग्वेद को जो पढ़े थे वह क्या कहलाए? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। और ऋग्वेद के में सर्वाधिक बार वर्णित नदी जो है सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी जो इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। किसको? सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख जो है 1/3 बार, यानी कि गंगा 1 बार वर्णित है और जो है यमुना 3 बार। यमुना कितने बार? 3 बार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित मुख्य देवता कौन था? यानी कि ऋग्वेद में जो जिस देवता का वर्णन किया गया है वो देवता कौन है?
पुरंदर यानी कि इंद्र हैं। क्या है? इंद्र हैं। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कितने मंडल में है? तो गायत्री मंत्र है, सॉरी गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? अगर गायत्री मंत्र ऋग्वेद, अच्छा आप सभी बताइए कुल मंडल कितना है? आप सभी कमेंट में लिखिए मंडल की संख्या कितने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इससे पहले गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। सूर्य देवता सावित्री किसको है? सावित्री को। राज, दस राग युग, यानी कि ये जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं का युद्ध था। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? तो 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध लड़ा गया था किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी। किस नदी? दशराग युद्ध जो लड़ा गया था पुरुषनी नदी यानी कि वर्तमान रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। आपको क्वेश्चन पूछता है दशराग युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सुदास और 10 राजाओं के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खील। आठवें मंडल की ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। सोम देवता को समर्पित मंडल है तो 9वां मंडल। कौन सा मंडल? सोम देवता को जो समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल को क्या कहते हैं? 10वें, यानी कि नया मंडल भी 10वां मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप सभी अपने कमेंट में लिखिए कि आजीवन भर अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता था? आजीवन भर अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद में जो लिपि थी वह लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। क्या लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि। आप सभी को क्वेश्चन अगर आ जाए तो ब्राह्मणी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी किस प्रकार की लिपि थी? तो ब्राह्मणी लिपि। क्या लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य का अर्थ होता है मारने योग्य नहीं, यानी कि न मारने योग्य, अगर उसे मारा ना जाए तो कौन सा जानवर था? गाय को। उसमें इससे सीधा पता चलता है कि गाय को उसी समय से पूजनीय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है किससे? उत्तर वैदिक काल के बारे में किससे जानकारी मिलती है? सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। गौत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी किससे? गौत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गौत्र जो चलता है शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसकी उत्पत्ति जो हुआ है किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता क्या थे? गजपति। क्या थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अभी जो वर्ण के बारे में, वर्ण का अर्थ होता है जात। क्या होता है? जात। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, कैसी वर्ण व्यवस्था थी? उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप सभी अगर जानते हैं तो चारों जो वर्ण व्यवस्था है इसके उत्पत्ति के बारे में आप सब कमेंट में लिखिए, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है? चारों देवता के उत्पत्ति के बारे में आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिख ही रहा है। तो चलते हैं अब ऋग्वेद के काल में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है गद और पद वाला वेद कौन सा है? गद और पद वाला वेद जो है अजुर्वेद। गद और पद वाला वेद किसे कहा जाता है? तो अजुर्वेद को। यज्ञ संबंधी विधि विधान, यानी कि आप जो पूजा पाठ करते हैं उससे संबंधित विधि विधान किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। मंत्र तंत्र सामग्री
वेद हैं, यानी कि मंत्र तंत्र के बारे में जो जानकारी मिलती है किस वेद से? अथर्ववेद। किस वेद से? अथर्ववेद। भारतीय संगीति का जनक कहा जाता है, यानी कि संगीति यानी कि गान जो है, गीत और बैराग जो होता है, गीत के बारे में जो जानकारी होता है वह किस वेद में लिखा है? तो सामवेद में। सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए, यानी कि सामवेद और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन, यानी कि सामवेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता और ऋग्वेद यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उर्ध्वआयु। कौन सी? अध्वायु, अर्धआयु कहा जाता है। और एतरेत ब्राह्मण संबंधित है। एतरेत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। एतरेत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है किससे? सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? आपसे अगर पूछ दिया जाए कि गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? आयुर्वेद से। पुराणों की संख्या, आप सभी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितना है? तो 18। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 18। आप सभी से एक क्वेश्चन है, अगर आप शुरू से इस सेशन को पढ़ते आ रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा, तो आप सभी बताइए हड़प्पा का खोज किसने किया था और कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? यानी कि पुराणों का जो संकलन करता माना जाता है तो किसे? लोमहर्ष और अग्रसर्वा को क्या माना जाता है? तो पुराणों का संकलन करता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप सभी से क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलता है। उपनिषद उपनिषद विषय है किसका? दर्शन का। किसका है? उपनिषद विषय जो है दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन संख्या दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन जो है कौन सा दर्शन है? दर्शनों में जो सबसे प्राचीन दर्शन है तो संख्या दर्शन। कौन सा दर्शन? संख्या दर्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय और संख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय और संख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी इस सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही एसपीडी का बुक जो है बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। वन लाइनर के लिए इससे अच्छा अभी तक में बुक नहीं बना है। अगर बना भी है तो इस बुक में और नेक्स्ट अगले अगर कोई बुक है तो उसमें कंटेंट मिलाइए। इसमें एक सीक्वेंस रूप में सभी टॉपिक को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। और संख्या दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। कौन है? कपिल है। और योग दर्शन का जो है प्रवर्तक पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो है यामिनी। कौन है? यामिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। किससे? कर्म कांड से। उपनिषद संख्या है, उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 उपनिषद। यानी कि अभी तक में जो पारमौनिक उपनिषद है कितना है? पारमौनिक उपनिषद 13 है। क्या है? 13 उपनिषद पारमौनिक है। और सत्यमेव जयते लिया गया है किस उपनिषद से? तो मुंडिको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है किस उपनिषद से? मुंडिको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तमसो ज्योतिर्गमय ओम क्या है? ओम लिया गया है। यानी कि ओम जो शब्द आप जपते हैं, ओम जो है वही है तमसो ज्योतिर्गमय तथा ओम शब्द लिया गया है किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की व्यवस्था थी कौन सी थी? प्रथम कानून की पुस्तक क्या थी? तो मनुस्मृति। कौन सी पुस्तक थी? तो मनुस्मृति थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि
भारत की प्रथम कानून की पुस्तक जो थी कौन सी थी? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो अपने मनु जी हैं। कौन है? मनु जी। और भारत का प्रथम महाकाव्य क्या है? आप सभी को बता दें कि महाकाव्य जो है 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं, यानी कि प्रथम महाकाव्य जो था रामायण। आप सभी कमेंट में लिखिए कि रामायण का रचयिता कौन है? रामायण को किसने लिखा है? नेक्स्ट तो क्वेश्चन लिखा ही है, रामायण का रचयिता कौन है? आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर लिखा ही है रामायण का रचयिता। तो आप सभी बताइए। वेद व्यास महाभारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे प्रथम महाकाव्य कहा जाए तो रामायण है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अब सभी एक क्वेश्चन कमेंट में लिखिए कि महाभारत जो लिखा है वेद व्यास ने किस भाषा में लिखा है? आप सभी कमेंट में लिखिए महाभारत किस भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। भारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनमा नाम से क्या था? किसने किया था? बदायूनी 16वीं सदी में। किसने किया था? बदायूनी 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण 4 वेदों का संकलन रूप कहलाता है संहिता। 4 वेदों का संकलन रूप को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। 4 वेदों के संकलन रूप को क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। 4 वेदों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म। अब हम सभी बौद्ध काल में प्रवेश करते हैं। आप सभी का सेशन अभी जो है बहुत ही समय से चल रहा है। चलते चलते हम बौद्ध काल में पहुंच चुके हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से चलते चलते हम अभी बौद्ध काल में पहुंच चुके हैं, यानी कि 2500 BC से हम अभी जो है 2500 BC से चले हैं। कहां तक? 2500 BC से हम चले हैं अभी 500 BC के आसपास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए, बुद्ध जन्मे थे, यानी कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और कितने ईस्वी में हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। ईस्वी में नहीं बाबू, BC में हुआ था। बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ में? लुम्बिनी। आप सभी कमेंट में लिखिए कि लुम्बिनी कहाँ स्थित है। आप सभी कमेंट में लिखिए कि लुम्बिनी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक, यानी कि जन्म का प्रतीक जो माना जाता है कमल एवं सांड को। किसको? सांड को। यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ? आप सभी कमेंट में लिखिए कि कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? वो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कितने ईस्वी में? 483 BC में हुआ था। कुशीनगर थी, कहाँ थी? क्या थी? कुशीनगर मल्ल गणराज की क्या थी? राजधानी थी। मल्ल गणराज की क्या थी? राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाया? बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। क्या कहलाया? बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? यह बुद्ध के पिता का नाम था सुद्योधन। बुद्ध शक्य कुल की मुखिया थे। उसके पिता क्या थे? शक्य कुल के थे। उसके पिता किस कुल के थे? तो शक्य कुल के थे। बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। किस वंश का था? तो कोलीय वंश। किस वंश का था? कोलीय वंश का था। कोलीय वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तथागत और सिद्धार्थ। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तथागत और सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी कौन था? बुद्ध के प्रिय घोड़ा जो था, घोड़ा था कौन? कंथक। और सारथी जो था कौन था?
चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध जो गृह त्याग जिस समय कर रहे थे उस समय उसका प्रतीक जो था, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो था घोड़ा। क्या था? बुद्ध के प्रतीक जो था, मतलब गृह त्याग का प्रतीक जो था क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध का प्रथम प्रवर्तक कहलाए, यानी कि बुद्ध का जो प्रथम प्रवर्तक कहलाया, क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तक। बुद्ध का प्रथम प्रवर्तक जो था क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तक। अब जो है नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ कहाँ हुआ? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे। इसे ही बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी कमेंट में लिखिए कि बोधि वृक्ष जो है अभी वर्तमान में वह किस पीढ़ी के हैं, यानी कि बोधि वृक्ष अभी सूखे जो है और उस पर लगाए गए, यानी कि मतलब जो अभी जो वर्तमान में है किस पीढ़ी के बोधि वृक्ष हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को जो हुआ वह जो उपदेश देना प्रारंभ किया तो सब प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जो कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया वह उपदेश किस भाषा में दिया? तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में क्वेश्चन, पाली भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, यानी कि प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? यानी कि सुभद्रा को। किसको? सुभद्रा को दिया। अपना अंतिम उपदेश दिया, मतलब किसको दिया? सुभद्रा को। किसको? सुभद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? बुद्ध ग्रंथ में तीन ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है। बुद्ध का प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। त्रिपिटक में कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ हैं। त्रिपिटक ग्रंथ है क्या है? त्रिपिटक में किसके बारे में वर्णन है? यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, मतलब बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न दिए गए हैं उसमें क्या क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रंथ कितने बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थे? यानी कि उसकी मौसी जो है, मतलब प्रजापति गौतमी जो है, ये क्या है? बौद्ध धारण करने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि इसमें शुरुआती के दौरान में महिलाओं को नहीं दिया जाता था, मतलब बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होते थे। प्राचीन, यानी कि बौद्ध धर्म है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? अश्वघोष ने। यानी कि बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक लिखा है तो किसने? अश्वघोष ने लिखा है। गांधार कला संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। गांधार कला किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में कहाँ दिया था? तो राजगिरी में। कहाँ दिया था? राजगिरी में। और किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के काल में। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब दिया, कहाँ दिया था? तो राजगिरी में। कहाँ दिया था? तो राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति किस ईस्वी में हुआ था? तो 483 बीसी में। और किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में। अब द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किस ईस्वी में हुआ था? तो 483 बीसी में, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी में, यानी कि बीसी में हुआ था, अशोक के शासन काल में। और
पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, यानी कि ये जो हुआ था प्रथम सदी में हुआ था। कब हुआ था? तो प्रथम सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बुद्ध समिति के आयोजन स्थल का क्रम है, यानी कि कहां कहां हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में। कब? 483। द्वितीय बौद्ध संगीति 383, तृतीय बौद्ध संगीति 250 और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को अपने ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बौद्ध संगीति आयोजन के स्थल क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे सभा कौमी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस्य थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? यानी कि बौद्ध धर्म जो हुआ दो संप्रदाय में बट गया। अकाल या किसी कारणवश से बौद्ध संप्रदाय में दो संप्रदाय में बट गया, जो कि दोनों संप्रदाय जो था दो संप्रदाय में बटा, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति इसीलिए हुआ था। बोल रहा है पहली बार बौद्ध संगीति का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में, यानी कि दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि बौद्ध विभाजन जो हुआ दो बार हुआ था। एक पहली बार जो हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध का विभाजन हो गया, और दोबारा जो विभाजन हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध का विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म जब बटे तो वो दो संप्रदाय में बट गए। एक संप्रदाय हुआ हीनयान और दूसरा जो हुआ महायान। दो संप्रदाय में यह मतलब दो दलों में विभाजित हो गया। चौथी बौद्ध संगीति में कब हो गया? यह पूछा जाता है कि हीनयान और महायान जो बौद्ध संप्रदाय दो दलों में विभाजित हुआ तो किस संगीति के दौरान? चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। कब हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, तो किस भागों में? हीनयान और महायान। अगर उसके बाद है नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है क्या है? जातक है। क्या है? जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है क्या है? जातक है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? क्या मिलता है? किसका चित्रण? जातक का ही मिलता है। ये जो बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित एक कथा लिखा गया है, वो उसका जो मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है? अजंता की गुफा में जो किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो जातक, यानी कि बौद्ध ग्रंथ के बारे में वर्णन मिलता है। बुद्ध की पवित्र ग्रंथ है जातक। बुद्ध का क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जातक क्या है? बुद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बौद्ध धर्म का पूज्य स्थल क्या है? चैत्य मंडल। बौद्ध धर्म का जो पूज्य स्थल है क्या है? चैत्य मंडल है। नेक्स्ट जो है वो विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर, यानी कि बिहार में। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है बुद्ध को। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है? तो कुषाण काल में। बुद्ध के मुख्य अनुयायी कौन कौन हुए? तो आप सभी देख रहे हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये सभी बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। जैन धर्म की स्थापना और प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव और जैन धर्म। अब यहाँ से जैन धर्म के बारे में चलते हैं। बौद्ध धर्म अब यहाँ से समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो चलते हैं बौद्ध धर्म के बाद अब हम सब जैन धर्म में आगाज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है जैन धर्म। अब जो है हम सभी जैन धर्म में चलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव हैं, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। तो चलते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं, और प्रथम तीर्थंकर भी इसे कहा जाता है। और ये जो है अन्य नाम जो इसका था, ऋषभदेव का अन्य नाम जो था आदिनाथ। क्या था? आदिनाथ। अन्य नाम जो था क्या था? आदिनाथ।
ये थोड़ा जो है मॉस्किटो के नहीं लगाए हैं, इसीलिए मच्छर के वजह से होता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर, अभी तुरंत आप सभी को जस्ट बताए हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन है? अष्टयोनेमी है। क्या है? अष्टयोनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ और महावीर के जो प्रतीक है सर्प और सिंह है। क्या है? सर्प और सिंह है। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो मिला है समेध पर्वत पर। कहाँ मिला है? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला है? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। पार्श्वनाथ की कितने शिक्षाएं हैं? 4 शिक्षाएं हैं। सत्य, इसने जो शिक्षा दिए थे 4 प्रकार के शिक्षा दिए थे। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। इसने कितने शिक्षा दिए थे? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। यानी कि सदा सत्य बोलना। किसी हिंसा का अर्थ होता है किसी को न मारना। असत्य का अर्थ होता है हमेशा सत्य, यानी कि सदाचार की विचार की भावना रखना। अपरिग्रह, हथियार ना उठाना। उसके बाद होता है 5 महाव्रत, यानी कि ब्राह्मण। 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य रहना, यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 5वां महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य रहना। वह किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा था। और जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। और इसका जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में 599 जो यहाँ दिया है 540 ईस्वी के समथिंग इसका जन्म हुआ था। ये बहुत किताब में 540 भी है और 590 भी है, 99 भी है। आप इसको देख लीजिए अपने हिसाब से, जो होता है सर्च मार लीजिएगा। बहुत तो गूगल पे दिया रहता है, आप सभी सर्च मार लीजिएगा। 540 ही मेरे हिसाब से होगा। ये 599 दिया है जो हमें नहीं लगता है सही है। महावीर स्वामी जो आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। आप सभी कमेंट में लिखिए कि भगवान बुद्ध का जो नाम था वास्तविक नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था, वो सभी आप सभी ने कमेंट में लिखिए। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। आप सभी बताइए, आप सभी कमेंट में लिखिए वर्ण की संख्या कितनी है? वर्ण की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञात्री कुल का था। सिद्धार्थ किस कुल के थे? तो ज्ञात्री कुल के थे। और महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था, सॉरी माता का नाम जो था त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी गणराज के थे। किस गणराज के थे? लिच्छवी गणराज के त्रिशला थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम जो था अनुज्ञा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट में आप सभी कमेंट में लिखिए कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? नेक्स्ट है क्वेश्चन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। आप सभी कमेंट में बताइए कि महावीर स्वामी के से पहले जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के किनारे हुआ था और किस स्थान पे हुआ था? आप सभी से क्वेश्चन का आंसर अवश्य मिलेगा, हमें उम्मीद है। कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट जो है महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को के लिए एक शब्द जो है क्या है? केवल। क्या है? पूर्ण शब्द के लिए एक पूर्ण ज्ञान के लिए जो एक शब्द है वो क्या है? केवल। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कल्प सूत्र में। किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश
कहाँ दिए थे? महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगिरी में। कहाँ दिया था? राजगिरी में। आप सभी ने कमेंट में लिखिए कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। आप सभी पहले से अगर इस सेशन को कर रहे हैं शुरू से, आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शिष्य क्या था? प्रथम शिष्य अनुयायी था किसका? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य और अनुयायी कौन था? तो जमाली। कौन था? जमाली था, यानी कि उसका दामाद, यानी कि इसी से उसकी पुत्री का शादी हुआ था। किससे? तो जमाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के शिष्य कहलाए, महावीर के शिष्य क्या कहलाए? गंधर। क्या कहलाए? गंधर या गंधर्व कहलाए। क्या कहलाए? गंधर्व कहलाए। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने उपदेश किसके शासन काल में दिए थे? यानी कि महावीर स्वामी ने और बुद्ध ने दोनों ने उपदेश कहाँ दिए थे? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में दोनों ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे? आप सभी बताइएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, कमेंट में लिखिए। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। क्या क्या थे? सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, कौन कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आप सभी कमेंट में लिखिए कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय जो विभाजन हुए थे किस काल में हुए थे और दोनों कौन कौन किस किस में विभाजित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम चलते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। जैन तीर्थकरों की जानकारी जीवनी है कल्पसूत्र में, किसमें है? तो कल्पसूत्र में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना की थी, किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा 300 BC में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। आप सभी बताइए, कमेंट में लिखिए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति स्थूलभद्र के अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कहाँ हुआ था? तो 512 ईस्वी में। यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये नहीं समझिएगा कि ये ईस्वी है, ये BC है, 300 BC, यानी कि 800 साल पहले, 800 साल बाद ये द्वितीय बौद्ध जैन संगीति हुआ था। कहाँ? वल्लभी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी देवश्री क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? यानी कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल थे। और भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण भगवान। कौन थे? कृष्ण थे। और श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है किसमें? तो संस्कृत भाषा में। आप सभी से हम पूछे थे कि ये महाभारत किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सभी को बता ही देना चाहता हूं कि महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आप सभी अगर शुरू से इस सेशन को कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि महाभारत के रचयिता कौन है। आप सभी कमेंट में फिर से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? अंग्रेजी में किया था तो किसने किया था? विल्किंस। किसने किया था? विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य मिलता है कौन से? तो हेलियोडोरस का
बेसनगर, किस नगर से? बेसनगर अभिलेख से मिलता है। और भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवर संतों ने किया था। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? तो 9वीं सदी में। किस सदी में? 9वीं सदी में इस्लाम धर्म का संस्थापक हम सभी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महावीर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समाप्त करते हुए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आज तक के, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को खत्म करते हुए अब हम सब चलते हैं किस धर्म में? सूफी धर्म यानी कि इस्लाम धर्म की ओर आगाज करते हैं, चलते हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। इसका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। आप सभी कमेंट में लिखिए कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आप सभी कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना क्या था? अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। ये जो अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछ लिया जाए कि मोहम्मद साहब का जन्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में किसने किया था? तो हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मदीना में। कहाँ? मदीना में कहाँ हुआ था? मदीना में। उसके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। उसके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। आप सभी जो मुस्लिम धर्म में कुरान पढ़ते हैं वो क्या है? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है। क्या है? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के मुख्य ग्रंथ जो है बाइबिल है। ईसाई धर्म के मुख्य ग्रंथ जो है क्या है? बाइबिल है। आप सभी अगर इस सेशन को शुरू से देख रहे हैं तो प्लीज आप सब इस सेशन को शेयर अवश्य कीजिए। हम जो है इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार खड़ा होकर अभी बहुत समय से पढ़ा रहे हैं। आप सभी शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है। कौन है? बाइबिल जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म जो है 400 BC में कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। उसके बाद ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो 33 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। कौन? रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। किसके द्वारा? रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा चढ़ाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट थे। कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता है। कौन है? जैन अवेस्ता है। और अब जो है महाजन पद में हम आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी इस सेशन को बड़ी ही दिलचस्प से देख रहे हैं। तो हम सब अभी आ गए हैं महाजन काल में। नेक्स्ट जो है 16 महाजन की सूची मिलती है। कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय और एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी और अंग की राजधानी चंपा थी। आप सभी कमेंट में लिखिए कि चंपा कहाँ स्थित है, उज्जैन कहाँ स्थित है। नेक्स्ट जो है कौशल और मल्ल की राजधानी श्रावस्ती और कुशीनारा थी। आप सभी कमेंट में लिखिए कि कुशीनारा कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन और कमेंट में लिखिएगा कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी किस राज्य में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस अब सूरसेन की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी और
सॉरी वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और सूरसेन की राजधानी क्या थी? मगध थी। क्या थी? मगध थी। बज्जी की राजधानी जो थी वैशाली, बौसे बज्जी और बौसे वैशाली। नेक्स्ट जो है गांधार की राजधानी तक्षशिला। आप सभी कमेंट में बताइए कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? तो वृद्धरथ है। मगध अब जो है आज सबसे महान जो साम्राज्य था मगध, उसके बारे में अब हम सभी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी पे हम चलते हैं। आप सभी एक बार शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। अगर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको जी इसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि क्लास हम चढ़ाएंगे वो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। मगध की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मगध की प्रथम राजधानी जो थी गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज थी। सॉरी, मगध के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को। किसे माना जाता है? बिंबिसार को। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? यानी कि जो राज में देखता था, बीमारियों को देखने वाला जो था कौन था? तो जीवक था। कौन था? जीवक था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो अजात शत्रु ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या जो किया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु या कुनिक की हत्या जो किया था उदयन ने। इसी कारण इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। देख लीजिए कि उदयन की हत्या जो किया अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने कर दिया। अगर आपसे ये जो क्वेश्चन बिहार पुलिस का जो रद्द हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? तो उदयन ने। किसने किया है? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर बसाया है कहाँ बसा है? गंगा और सोन के संगम पर। अगर आप सभी ज्योग्राफी का क्लास कहीं करते हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो आप सभी को पता होगा कि सोन और गंगा जो मिलता है, कहाँ मिलता है, और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये सभी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। अब देखिए ये जो है हर्यक वंश के मंत्री थे। नागदशक का जो मंत्री था कौन? शिशुनाग। इसे मारकर ये शिशुनाग वंश के मतलब मगध के गद्दी पर बैठ गया और शिशुनाग वंश के स्थापना किया। ये इसके बाद आता है शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। अब यहाँ से जो है छोटा छोटा इसका कालक्रम जो होगा छोटा छोटा होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। एकराट, इसने जो था एकराट की उपाधि धारण किया था। इसने महापद्मनंद ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो एकराट का। कौन सा उपाधि धारण किया था? एकराट का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो धनानंद। कौन है? धनानंद है। अष्ट अध्याय प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो पाणिनि की है। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया है। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। यहाँ से भारत पर आक्रमण प्रारंभ होता है। अब देखिए भारत पर जो पहला आक्रमण होता है किसका? ईरानियों का होता है। भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी जो होता है डेरियस प्रथम, यानी कि दारा प्रथम 516 बीसी में करते हैं। किसने करते हैं? 516 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? सिकंदर महान। अच्छा, तो आप सभी बताइए कि सिकंदर महान ने किस नदी को पार किया था? सिकंदर के साथ किसकी युद्ध हुई थी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप थे। कौन थे? फिलिप थे। सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप थे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 556
56 बीसी में हुआ था। सिकंदर जो था बहुत ही महान शासक था, बोलता है कि बहुत मतलब विश्व को जीत लिया था सिकंदर ने। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु सॉरी धनानंद समकालीन थे। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद, उसी के वंशज जो थे कौन थे? धनानंद। अंतिम शासक माना जाता है नंद वंश का। ये जो था धनानंद कौन था, किसके समकालीन था? सिकंदर मोहन के समकालीन थे। यानी कि सिकंदर का जो जब सिकंदर आक्रमण किए थे उस समय जो शासन था मगध पर किसका था? तो मगध पर शासन धनानंद का था। धनानंद ये जो है सिकंदर के मृत्यु 323 बीसी में कहाँ होता था? बेबीलोन में। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेल्यूकस, यानी कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर महान विश्व विजेता सिकंदर माना जाता है। इतिहास में इसका बहुत सारे वर्णन भी हैं। सिकंदर यानी कि सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु थे। आप सभी कमेंट में लिखिए अरस्तु के गुरु कौन थे? सिकंदर का घोड़ा कौन था? बुका फेला जो था सिकंदर का घोड़ा था। ये सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप सभी बताइए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? यह है सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाया, क्या कहलाया? हाइडेस्पीड का युद्ध या झेलम या बितास्ता का युद्ध कहलाया। अब नेक्स्ट जो चलते हैं मौर्य काल में हम चलते हैं। मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य काल जो है मौर्य काल की प्रचलित मुद्रा क्या थी? सॉरी पहले मौर्य वंश के बारे में हम चलते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो अभी हम सभी ने देखकर आया कि धनानंद के समकालीन एक चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला जो था गुरु चाणक्य जो था, चाणक्य धनानंद के दरबार में भी रहते थे। धनानंद ने उसे बुरी तरह से बेइज्जती करके भगा दिया था। उसके बाद उसने जो शिष्य का चुनाव किया वो शिष्य हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। इसे पूरी तरह से राजनीतिक शिक्षा और सभी प्रकार के शिक्षा से निपुण किया और चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। और इसने सेल्यूकस निकेटर के राजदूत सेल्यूकस निकेटर जो था सेनापति सिकंदर का, उसे भी हराकर उसकी पुत्री से शादी करते हैं। ये सभी क्रमबद्ध तरीके से आगे हम देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो थी, मौर्य काल में जो पैसा चलता था वो पैसा था पन। आप सभी बताइए जापान का मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आप सभी कमेंट में लिखिए सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे, यानी कि इसने किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को। किस धर्म को? जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को? जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे कौन? किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो भद्रबाहु। किससे? भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम जो था नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है किससे? राजनीति से। ये क्वेश्चन तो मोस्ट वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीति से। इसकी तुलना किससे क्या है? मैकियावेली के पुस्तक यानी कि प्रिंस से की जाती है। यानी कि भारत के मुक्तिदाता कहा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत जो सिकंदर के कब्जे में हो गया था तो उसे आजाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया। बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। किसको? चाणक्य को कहा जाता है
जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। विशाखादत्त समकालीन थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। विशाखादत्त किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस एक प्रकार का जो नाटक है, यह किसकी रचना है? विशाखादत्त। किसकी रचना है? विशाखादत्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन थे? मेगास्थनीज। ये जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। और जो है ये किसके दरबार में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। कहां से आते हैं? ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और ये कहाँ आए थे? तो ये आए थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर को पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उसके पुत्री से विवाह किया और उसके बाद इसे आज से मतलब जो धनानंद था उसे हराकर सेल्यूकस निकेटर ने मगध के क्षेत्र पर कब्जा किया था और जो है मतलब भारत में कब्जा किया था। इसने पुनः सेल्यूकस निकेटर को हराकर पुनः भारत को अपने उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया यानी कि हेलेनस के साथ क्या किया? विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया? उसे हराकर मतलब सेल्यूकस निकेटर को हरा करके उसके पुत्री कार्नेलिया यानी कि हेलेनस से शादी किया। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को अपने पास बुलाया, मतलब ले आया, मतलब राजदूत के रूप में। मतलब उसने एक पुस्तक भी लिखा। कौन सा पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? उपवास के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, अभी जो है श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने 983 ईस्वी में बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का जो नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और उत्तराधिकारी या पुत्र भी वही था। पुत्र को ही उत्तराधिकारी कहा जाता है। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। डायमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी थे बिंदुसार किसके अनुयायी थे? यानी कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आप सभी कमेंट में लिखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप सभी कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे, यानी कि पुत्र कौन थे? तो अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक थे। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक जो था महान शासक, जैसे कि सिकंदर महान को महान शासक माना जाता था, उसी प्रकार भारत का जो महान शासक उस समय माना जाता था तो अशोक को, इसने कई क्षेत्र को अपने में मिलाया और कई क्षेत्र को अपने क्षेत्र को बहुत विशाल और बड़ा बनाया। अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे 269 ईस्वी में बैठा, मतलब बीसी में बैठा था। अशोक ने धर्म की स्वीकार किया था तो 261 बीसी के बाद इसने धर्म स्वीकार कर लिया। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। आप सभी कमेंट में लिखिए कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था और उस कलिंग युद्ध के समय वहां कलिंग के शासक कौन थे? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका
किसे भेजा था? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। कलिंग युद्ध के बाद जो मतलब कलिंग युद्ध जब हुआ 261 बीसी में, तो उसके बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और सभी धर्म का उसने सम्मान करने लगा, अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। उसके बाद जो बोलता है कि अशोक ने युद्ध करना वहीं से बंद कर दिया। अगर उस समय अशोक ने युद्ध करता तो सारे विश्व को जीत सकते थे, क्योंकि उसके पास कई बहुत सेनाओं थी और युद्ध नीति उनके बहुत ही अच्छे थे। शिलालेख, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था तो अशोक ने, यानी कि शिलालेख पे कई प्रकार के मूर्ति बनवाना और अभिलेख लिखवाना, उस पर लेख लिखवाना, ये सभी अशोक के काल से ही चले आ रहे थे। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा थी। किस प्रकार की भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि जो थी ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि थी। किस प्रकार की लिपि थी? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि थी। और ग्रीक और तथा अरमाइक थी। सर्वाधिक भाषा जो थी ब्राह्मणी लिपि, सर्वाधिक लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। खरोष्ठी लिपि उस समय लिखी जाती थी तो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं। ये जो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं और ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख, यानी कि 14, अशोक के शिलालेख की संख्या जो है 14 थी और उसमें खोजा गया सर्वप्रथम अभिलेख जो था, सर्वप्रथम जो शिलालेख खोजा था, किसने खोजा था? टी पेंथलर ने खोजा था। कितना ईस्वी में? 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो था 7वां स्तंभ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कितने ईस्वी में? 1837 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो था रोमन देई अभिलेख, क्या कौन सा लेख था? रोमन देई लेख था। अशोक का नाम अशोक है कहां पर? मास्की और आंध्र प्रदेश के एवं गुजर मध्य प्रदेश अभिलेख में मिला है। अभिलेख में अशोक को कहा गया है तो देवनाम प्रिय। क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक को जो कहा गया है अभिलेख में, क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किसमें बताया? भमरू अभिलेख राजस्थान में। भमरू अभिलेख में अशोक को क्या बताया गया है? सम्राट बताया। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। आप सभी कमेंट में लिखिए। अगर इस सेशन को शुरू से यह कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी ने कमेंट में लिखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप है अशोक कलिंग, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भरूच का खोज किसने किया था? कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। किसने किया था? कलिंघम ने। किसने? कलिंघम ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया है? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। किससे? तो उपगुप्त से। किससे लिया है? उपगुप्त से लिया है। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 बीसी में हुआ। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हुआ बृहद्रथ। कौन हुआ? बृहद्रथ। आप सभी बताइए कि मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? कमेंट में लिखिए मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो ग्राम। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों। अब चलते जो है शुंग वंश की ओर हम सभी चल रहे हैं। अभी मौर्य वंश को समाप्त करते हुए शुंग वंश में प्रवेश किए हैं। चलते हैं। शुंग वंश के शासकों की राजधानी जो थी विदिशा। क्या थी? विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया
था, कब करवाया था, तो 2, मतलब कितने करवाए थे, 2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मृति, मनु स्मृति की रचना हुई थी कहाँ में हुई थी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मनु स्मृति की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, कौन थे, पतंजलि थे, कौन थे, पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन थे, तो पतंजलि ही थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। आप सभी बताइए कमेंट में, अगर इस सेशन को शुरू से कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत कब आया था। शुंग के 90 राजा कौन था, भगवत के समय आया था। किसके समय, भगवत के समय आया था। कौन आया था, यमन राजदूत आया था। यमन राजदूत कौन, हेलियोडोरस। और जो है शुंग का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश के बाद जो आता है कण्व वंश। कौन वंश, कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव थे। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। अंतिम शासक कौन, सुशर्मा था। कण्व वंश के बाद जो आता है सातवाहन वंश। कौन वंश, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था इसे आंध्र सातवाहन वंश, यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास इसका विकास हुआ था। इस वंश का जो है इसके संस्थापक थे सिमुक। कौन थे, सिमुक थे। सातवाहन वंश की राजधानी जो थी प्रतिष्ठपुर यानी कि महाराष्ट्र थी। और इसका महंतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसने मौ के आगे जो था, सॉरी, अपने नाम के आगे मौ का नाम लगाता था। शीशा का सिक्का किसने चलवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शीशा का सिक्का किसने चलवाया था, तो सातवाहनों ने। शीशा का सिक्का का प्रचलन, यहाँ पर जो है अब सिक्के का प्रचलन भी होना प्रारंभ हुआ है। वैसे तो सिक्का बहुत पहले से चलता था, अब यहाँ पर शीशे का सिक्का जो है सातवाहनों ने चलवाया। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने का परंपरा भी शुरुआत की। किसने, तो सातवाहनों ने। भूमि दान देने का प्रथा जो प्रारंभ किया किसने, सातवाहनों ने। सातवाहनों की लिपि और भाषा जो थी, सॉरी, भाषा और लिपि जो थी प्राकृतिक भाषा थी और लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। कलिंग युद्ध के चेदी राजवंश का संस्थापक जो था महामेघ सतवाहन। कौन था, चेदी वंश के राजवंश का संस्थापक जो था चेदी वंश के कौन थे, महामेघ सातवाहन था। और चेदी वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे, खारवेल थे। कौन थे, खारवेल थे। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने, तो कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। किसने करवाया था, कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ है, उदयगिरी पहाड़ी यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा। आप सभी को अगर पूछ लिया जाए उदयगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है। भारत में प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी कौन थे, तो हिंद यूनानी शासक पल्लव और कुषाण थे। किस पर आक्रमण करने वाला, भारत पर। हिंद यूनानी की राजधानी कहाँ थी, साकल थी। हिंद यूनानी की राजधानी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीस शासकों ने किया था। किसने किया था, सबसे पहले सोने का सिक्का जो चलाया था यूनानियों ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को भी अपने ध्यान में रखिएगा। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सैनिक शासन जो व्यवहार में लाया, तो कब लाया, मतलब ग्रीकों ने लाया। किसने लाया, तो ग्रीकों ने लाया। कह रहा है भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था, डेरियस था। कौन था, डेरियस था।
प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनंडर। कौन था? मिनंडर था। मिनंडर ने किसको हराया था? मोगली पुत्र शुंग को हराया था। पुष्यमित्र शुंग, मोगली हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। किसको हराया था? मिनंडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनंडर मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? नागसेन यानी कि नागार्जुन से ली थी। मिलिंद पंधो ग्रंथ है किसका? नागसेन का। किसका? मिलिंद पंधो जो ग्रंथ रचना है किसका है? नागसेन का। यूनानियों के बाद भारत आए थे। कौन आए थे? शक आए थे। कौन आए थे? शक आए थे। शक का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदमन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सोरसन झील का जीर्णोद्धार किसने कहा था? रुद्रदमन ने। किसने? रुद्रदमन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य वंश से। किससे? मौर्य से संबंधित है। पहलव ग्रंथी पहलव पार्थियन की राजधानी तक्षशिला है। कहाँ है? तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। यहाँ से चलते हैं कुषाण वंश के ओर। कुषाण वंश का शासक जो है कुजुल कडफिसेस है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रमुख शासन और प्रसिद्ध शासक जो था कौन था? कनिष्क था। कुषाण की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कौन थी? पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी जो थी मथुरा थी। इसकी अनुयायी यानी कि कनिष्क जो अनुयायी था महायान का अनुयायी था। और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और कनिष्क के दरबारी में रहते थे कौन? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक संहिता नामक पुस्तक भी चरक ने ही लिखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी बताइए, आप सभी ने सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था भारत में? कमेंट में लिखिए आप सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। किसको? चरक को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। अभी जो अपना कैलेंडर है किस पर है? शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने। अभी इसी पर मेरा कैलेंडर चल रहा है। 78 ईस्वी में किसने चलाया था? कनिष्क ने। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर? शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत की शुरुआत भारतीय राष्ट्र कैलेंडर जो है इसकी प्रथम माह क्या है? चैत है। राष्ट्र कैलेंडर आधारित है किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और जो है राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है चैत होता है। और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था किसके काल में? कुषाण काल में। आप सभी बताइए कि बाल विवाह समाप्त किसने और कब किया था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गंधार शैली फूली फली थी किसके शासनकाल में? कुषाण के शासनकाल में। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो कुषाण ने चलवाया था। प्राचीनतम सिक्का कहलाते हैं आहत सिक्का कहलाते हैं। और जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है कौन है? कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है कौन है? वसुदेव है। आप सभी देख ही रहे हैं एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो है इस सेशन को आगे जो है अब नेक्स्ट डे करते हैं। तो आज जो है यहीं पर हम समाप्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को अच्छा सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। और जय हिंद। आप सभी को यहीं से आप सभी आगे आगामी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। चलते हैं।